चलिए भैया आज स्टार्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है। आवाज आ रही सबको कैसे आ रही? जब भी कम होगी बता देना। क्या है ये बायोडायवर्सिटी? कुछ आ रहा है टर्म से समझ में? डायवर्सिटी मतलब रिचनेस एक तरीके से। रिचनेस एक तरीके से डायवर्सिटी मतलब जहां पर अलग अलग तरह के क्या होंगे, स्पीशीज इकट्ठा रह रहे होंगे, उसको ही क्या बोलेंगे? हम बायोडायवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है। अगर हम अपने पर्टिकुलर जहां पर हम रहते हैं वहां की बात करें तो आपको वहां पर क्या दिखेंगे? दो तीन तरह के तो जानवर दिखते ही होंगे। लाइक डॉग, कैट और एनिमल्स में और कभी कभी काऊ बफेलो भी दिख जाते हैं, गोट्स भी दिख जाती हैं, वो शीप भी दिख जाती है ना। और एलिफेंट भी आ जाता है, हॉर्स भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी कैमल भी आ जाता है। और उड़ने वाले जितने भी पंछी होते हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है। लाइक बर्ड्स, बर्ड्स भी फिर अलग अलग तरह की होती है। अभी हम सिर्फ वहां की बात कर रहे हैं जहां पर हम रह रहे हैं। तो देखो, काउंट करो कि चार पांच तो मैमल्स ही हो गए। ठीक है। ये भी चलेगा। तीन तरह के बर्ड्स हो गई ना। ठीक है। ठीक है, इतना मिला दो। करा दो फिर। सारी खत्म। हाँ चल रहा है जैसे वो तो अलग सेटअप है उसका। ये क्या हुआ? देखो आप। देखो भाई अब ये क्या आ जाएगी सारी की सारी हमारी। ये जो टर्म है ये इसने दिया था कहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वाली लाइन, एडवर्ड विल्सन। ये कौन थे? शिव बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? जैसे हमने आसपास की अपनी सोसाइटी की बात की थी।
इसीलिए इनको बोला जाता है सोशल बायोलॉजी। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे भैया हम? लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई ये। पूरा चैप्टर ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी आने के क्वेश्चन के चांसेस होते हैं यहाँ से। और नंबर्स का बड़ा खेल है भाई यहाँ पर। नंबर्स याद करने हैं आपको स्पीशीज के, कौन सी स्पीशीज कहाँ पर कितनी है। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले पढ़ना है आप जेनेटिक डायवर्सिटी। क्या पढ़ना है आप सबसे पहले? जेनेटिक डायवर्सिटी कह दो, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कह दो, एक ही बात। तो कोई बताएगा कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, स्पेसिफिकली किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर? जीनस लेवल पर होती है, स्पीशीज लेवल पर होती है। हाँ, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ पर किसकी बात होती है? स्पीशीज लेवल की बात होती है। और अगर हम पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट में बड़ी वही जितने भी मैं नोट्स लिखवा रही हूँ सारे लिखना है हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपको बुक में मिल रही है कुछ लाइन्स तो वहां बात करनी। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि यहाँ पर जो हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं वो स्पीशीज लेवल पर देखने को मिलती हैं, तो पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। वेरिएशंस एट द लेवल ऑफ जीन्स। स्पीशीज की भी भाई हम क्या देख रहे हैं? स्पीशीज का भी हम क्या देख रहे हैं भाई? सॉरी, जीन्स का हम लेवल देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? स्पीशीज में देख रहे हैं, तो पूरा किसमें आ जाएगा? वेरिएशंस एट द लेवल ऑफ जीन्स इन organisms belonging to same species, belonging to same species। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई लाइन यहाँ पर वर्ड। आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगे और ज्यादातर इन वाले चैप्टर्स, ये वाले जो लास्ट वाले चैप्टर्स है ना इकोलॉजी वाले, assertion रीजन स्टेटमेंट्स बहुत फेवरेट है उनके ये वाले। ठीक है, तो जिस जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन करूंगी ना कर लेना अच्छे से अंडरलाइन, तो उसी में ही गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, उसी में ही गड़बड़ कर देंगे अगर इनकरेक्ट करेंगे तो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे भैया, देखिए पहला एग्जाम्पल है स्पीशीज। अभी तो हमने सिर्फ अपनी कॉलोनी की बात की थी, है ना? तो हमारे कंट्री की बात होगी, स्टेट की बात होगी, लेकिन कुछ कंट्री में क्या होगी, स्पेसिफिक फेमस चीजें होगी। जैसे हमारा क्या है, हिमालयन। कैसे है हमारे हिमालयन है भाई, बहुत ज्यादा ग्रेट डायवर्सिटी है वहां पर। ग्रेट डायवर्सिटी मतलब प्लांट की भी, और मतलब जितनी भी कैटेगरी है जितना भी हम पढ़कर आए हैं स्टार्टिंग में 11th क्लास की जो वो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उनमें जितनी भी डायवर्सिटी है वो वहां पर बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। मिलती है, इंडिया में प्रेजेंट है, काफी पोर्शन प्रेजेंट है इंडिया में हमारे। कुछ फिर चाइना में भी जा रहा है और नेपाल साइड में भी जा रहा है ना हिमालय वाले का। तो हिमालयन स्पीशीज में एक क्या चीज पाई जाती है उसका स्पेशली नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। हम्म, हिमालयन स्पीशीज और क्या है नाम? रो वॉल्विया वोमिटोरिया। रो वॉल्विया वोमिटोरिया। Produces a chemical called chemical called रेजरपाइन। रो वॉल्फिया वोमिटोरिया रेजरपाइन प्रोड्यूस करता है, जो कि ये क्या है?
केमिकल है। shows you genetic diversity, shows huge मतलब बहुत ज्यादा, huge genetic diversity जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन, पीवाईक्यू अलर्ट है, पीवाईक्यू आया हुआ है, सेम एग्जाम। इस चैप्टर में अगर इस चीज का जिक्र ना हो तो अधूरा है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है समझ में। अब देखो, ये समझ में नहीं आया होगा ये है क्या, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंगो है, मैंगो की कितनी वो होती हैं वेराइटीज, बहुत ज्यादा होती हैं। वैसे 1000 हमें पढ़नी है कि 1000 क्या होती है भाई, अलग अलग वेराइटीज होती हैं खाली एक मैंगो। अब देखो कौन कौन सी होती हैं तो आपको बताइए। हाँ भाई, जो बताए जो शायद कुछ ये अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। पूरे गर्मियों के टाइम पे अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं, जैसे अचार बनता है आम का, तो आम का जो अचार बनता है वो भी अलग अलग तरीके के आम का बनता है, लेकिन जो ज्यादा अच्छा माना जाता है वो राम केले वाले आम जो होते हैं उसका माना जाता है। देखो अब राम केला भी क्या है, एक मैंगो की क्या है, वैरायटी है। तो कहने की बात यह है, जब मैंगो की इतनी वैरायटीज हो सकती हैं तो हर एक चीज की ही इतनी वैरायटीज हो सकती हैं, तो ऐसे ही इसकी हैं, रूओल्फिया वोमिटोरिया की क्या है, वैरायटीज हैं बहुत सारी, ह्यूज जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करेगा। ठीक है, वो सिर्फ मैंने मैंगो का एग्जाम्पल देके समझाया। सेकंड देखो यार, आ गई बात, देखो वहीं पर, इसको छोटा करूं या आगे लिख दूं, आगे लिख देते हैं। चलो ये लिख लो पहले, जो और बच्चे लिख रहे हैं लिख लो, तौहीद भाई तुम भी लिख लो, लिखा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है आपका कोई चीज अगर आपको नहीं लगेगी वहां पर ऐड कर देना कुछ चीजों को, लेकिन लिखा हुआ सबके पास होना चाहिए। मैं आगे, एग्जाम्पल देखो। हाँ भाई, जैसे चावल है, दुनिया भर की वैरायटीज मिलती है चावलों की, कौन कौन सी, अगर हम बासमती, बासमती को ही देखें, अगर हम बासमती की ही बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं कहाँ पर, इंडिया में हमारे, ठीक है। हाँ भाई, कौन कौन से होते हैं चावल, अच्छा, अच्छा 12 21, हाँ कहने की बात ये है कि टोटल 50,000 वेराइटीज वही खाली चावल की मिलती है, कहाँ पर है। हाँ ज्यादा होती है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने एक टर्म दी हुई है ना वो 50,000 की दी हुई है। चलो मोर देन लिख लो, मोर देन कर लो भाई, हुआ है देन, मोर देन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वही डे बाय डे क्या हो रही है, अरे कम हो रही है, फ्रैक्शन किया जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक्स भी यूज हो रही है, तो अलग अलग क्या होती जा रही है, इसमें पैदा होती जा रही है। चलो बस, नेक्स्ट है, कितनी वेराइटीज है इसकी,
1000। ये भी मोर देन 1000 तो नहीं है? नहीं ना, 1000 बस। नेक्स्ट चलेंगे आप स्पीशीज डायवर्सिटी। ये अभी स्टार्टिंग में जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि आपके नंबर ऑफ स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की हो, बर्ड्स की हो, रेप्टाइल्स की हो, किसी भी चीज की हो, ठीक है, वो आपकी इसमें लोकेलिटी में या फिर आपके पर्टिकुलर कॉलोनी में कितनी प्रेजेंट है वो देखी थी ना हमने। तो वही सेम चीज हम यहाँ पर एग्जाम्पल स्पीशीज डायवर्सिटी में क्या करते हैं, सेट बिठाते हैं। वहां पर तो मैंने एक आपको बेसिक से एग्जाम्पल दिया, उसके लेवल पर फिर बायो जेनेटिक वाली चीज डिस्कस की, ठीक है। अब जो मैंने जहां से एग्जाम्पल को शुरू किया था वही क्या आ जाएगा, आपका स्पीशीज डायवर्सिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी स्पीशीज की एक पर्टिकुलर एरिया में। किसमें? तो वेरिएशंस ऑफ स्पीशीज या फिर वेराइटी ऑफ स्पीशीज, वेराइटी कर लो। उसमें मैंने वेरिएशन लिखवाया था, वेराइटी लिखवाया था। कोई वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया। तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की बात होगी, ना हम ये कह रहे हैं सिर्फ किसकी बात होगी, कंट्री की बात होगी, ना ही हम सिर्फ क्या कह रहे हैं भाई नॉर्थ वाली साइड की बात हो रही है, साउथ वाले की होगी, या फिर कोई साइड। तो यहाँ पर एरिया दिया, वो हमारी मर्जी है या फिर साइंटिस्ट वगैरह की मर्जी है कि वो किस एरिया की पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं बात, ठीक है। तो वो किस में आएगा, आपका स्पीशीज डायवर्सिटी में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, लाइंस लिख देती हूँ, फिल इन द ब्लैंक की तरह आप खुद करना, ठीक है। डैश हार्ट्स हैव मोर स्पीशीज डायवर्सिटी, डैश वो होते हैं ना ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, वही आएगा बस। डैश हार्ट्स हैव मोर डायवर्सिटी as compared to dash घाट as compared to dash घाट्स of dash। देखो यहाँ पर साइंटिस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, सिर्फ एम्फीबियंस की बात हो रही है। तो जो गिवन होगा ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको गिवन होगी चीज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर से की हो रही है एम्फीबियंस की। कौन होता है एम्फीबियंस, जो जिंदगी में कभी यूज होते हैं, जमीन पे रहे कि पानी में रहे। तो डुअल लाइफ होती है ना इनकी, पानी में भी और हाँ उभयचर होता है ना ये हिंदी में, उभयचर होता है। तो यहाँ पर देखो इनकी कहाँ पर ज्यादा होगी, वेस्टर्न घाट में होगी। कहाँ से, तो दैट मीन्स वेस्टर्न में ज्यादा होगी और ईस्टर्न में इनकी स्पीशीज की वैरायटी, नंबर ऑफ स्पीशीज कम है। क्लियर है, याद हो गया, यहीं के हैं, याद हो गया। देखो पूरी दुनिया में कौन सा कल्चर अपनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में कौन सा कल्चर अपनाया जा रहा है, अपनाया जा रहा है नहीं, सही है गलत है उस बात में नहीं लग रहा है ना। तो वेस्टर्न कल्चर से याद रखना है, इंटीरियर में भी क्या है, वेस्टर्न घाट। हम ट्रेडिशनल पहने कि वेस्टर्न पहनेंगे, तो हम क्या है एंटीरियर की करेंगे, अगर हम कल्चर से करेंगे देखो हो नहीं जाएगा। तो एम्फीबियंस क्या है, वो तो जमीन और पानी की वजह से क्या है एम्फीबियंस बोले जाते हैं। हम अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं ह्यूमंस को, किसमें
एम्फीबियंस की तरह वेस्टर्न कल्चर को अपनाए या फिर ट्रेडिशनल कल्चर को अपनाए। लेकिन क्या होता है कि दोनों को ही अपना कर रखते हैं। कुछ ही ऐसी स्पीशीज, सॉरी, कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो बिल्कुल या तो ट्रेडिशनल ही रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, वेस्टर्न ही रहेंगे, है ना। लेकिन ज्यादातर कुछ कभी ट्रेडिशनल बन जाते हैं, कुछ कभी वेस्टर्न बन जाते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न का लेकिन इफेक्ट फिर भी क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे ही घाट्स में अच्छा था एग्जाम, बता तो दिया तुमने। एट मोमेंट बता दियो। बस एक एग्जाम्पल इसमें काफी है। और आएगा बार बार, पूरे के पूरे चैप्टर में रिपीट होएगा, स्पीशीज रिचनेस। क्या होगा? हम्म, वो देखो, रिच मतलब, ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, रिचनेस की बात हो रही है, यानी कि अमीरी, अमीरी की बात हो रही है, लेकिन पैसे वाले अमीरी की बात नहीं हो रही है, स्पीशीज वाली अमीरी की बात। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ डिफरेंट चीज प्रेजेंट, क्या बोला मैंने लास्ट में, पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। तो भाई हमें एक स्टेटमेंट लिखूंगी, आपको बताना है इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चलो बताओ भाई, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कि जो स्पीशीज रिचनेस है वो कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को, बिल्कुल करती है भाई। अगर इकोसिस्टम में स्पीशीज की रिचनेस ही नहीं होगी, डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो फूड वेब कैसे बनेगा? जब फूड वेब ही स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम भी बैलेंस हो जाएगा या इम्बैलेंस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? रिकॉल हो रहा है चैप्टर, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या लिख दूं कि स्पीशीज रिचनेस डू नॉट कंट्रीब्यूट, डू नॉट कंट्रीब्यूट करके अगर मैं कर दूं तो फॉल्स हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये ट्रू है, ये दैट मीन्स क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों है, कौन बताएगा इसके रीजन? क्यों है ये ऐसा, क्यों? देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा बच्चा है घर में, ठीक है, तो वो बच्चा किसी ना किसी का होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई आसमान पे से तो टपका नहीं होगा, ठीक है, किसी ना किसी का होगा, यानी कि उसके पेरेंट्स होंगे। सपोज करो उसके पेरेंट्स वर्किंग है, मदर भी उसकी और फादर भी, दोनों क्या है, वर्किंग है। मदर अपनी जॉब पर चले जाती हैं, फादर अपनी जॉब पर चले जाते हैं, भले ही उन्होंने अपना खुद के बिजनेस स्टार्ट किए हुए हो या फिर पर्टिकुलर कोई जॉब ही करता हो, दोनों ही हम देखो बातों में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बस एक चीज समझाने की बात बता रहे हैं। तो उनको क्या रखना पड़ेगा, नैनी रखना पड़ेगा अगर वो अलग रहते होंगे। लेकिन उसी घर में अगर कौन रहता होगा, उसके बच्चे के दादा दादी रहते होंगे, तो वो उसको संभाल लेंगे अच्छे से, संभाल लेंगे कि नहीं? तो स्टेबिलिटी आ गई कि अगर कोई प्रेजेंट नहीं है किसी स्पीशीज की देखभाल करने के लिए, तो कोई और तो प्रेजेंट होगा ना उनके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पर। आ रही है बात समझ में? तो दादा दादी उस बच्चों को आराम से संभाल लेंगे कि नहीं संभालेंगे?
उनका नैनी का खर्च भी बच जाएगा, उनको इतनी टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी कि भाई पता नहीं नैनी हमारे बच्चे के साथ कुछ ना कर दे। एक्स वाई जेड बहुत सारे ख्याल आते हैं। किसी आजकल अपने पर ही क्या नहीं है, भरोसा नहीं है, तो दूसरों पर तो क्या ही भरोसा होगा। ठीक है बात। ठीक है, एग्री करते हो? तो हम कोई भाई लूप पॉइंट या फिर नेगेटिव पॉइंट इसमें नहीं निकाल रहे थे, सिर्फ हमने क्या दिया है, सिर्फ एग्जाम्पल दी। ठीक है। तो देखो ये क्यों ऐसा है, बिकॉज दो रीजन लिखेंगे हम इसके। ठीक है। पहला रीजन लिखेंगे बिकॉज मोर स्पीशीज कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज कॉन्ट्रीब्यूट करती है, बिकॉज मोर स्पीशीज कॉन्ट्रीब्यूट। अब देखो भाई, अगर उसके बच्चे के चाचा चाची होंगे या दो तीन चाचा होंगे या फिर चाचा चाची के बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, तो वो भी देख लेंगे। तो जितनी ज्यादा स्पीशीज उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जितनी ज्यादा स्पीशीज उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मोर मोर स्पीशीज कंट्रीब्यूट। और देखो वो उसी फैमिली की तो बात हो रही है, तो एक ही तो फैमिली है, तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बस कुछ वर्ड्स आपको देखने हैं, बाकी सारा लॉजिकल बेसिस पर ही पढ़ना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भाई इकोसिस्टम स्टेबल की जगह सेल्फ सस्टेनेबल है, तो तब भी क्या रहेगा, आपका आंसर यही रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए इकोसिस्टम या फिर क्या यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि स्पीशीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी की जगह क्या आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तब भी बात ठीक ही होगी। कहीं को भी घुमा सकते हैं, पेपर हार्ड लेवल पे ही आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लीजिए, चाहे तो ऑनलाइन लगाइए चाहे ऑफलाइन लगाइए, जितने सर देंगे वो भी करना है। हर उसके सब्जेक्ट के हर चैप्टर के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, चाहे कोई रिपीट भी हो रहा है या आपको इजी भी लग रहा है, करो भाई उस क्वेश्चन को समझ कर। और अगर आप कोई मॉक टेस्ट खरीदना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं मॉक टेस्ट, वो भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, बुक की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हो। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। क्या रिस्क नहीं लेना था? क्या रिस्क लेने का भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस, या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अच्छे से नोट्स पढ़ रहे हैं, हो जाए हमारा टॉपिक। अब वाले जमाने में गए इसके नीट वालों की ये वालों की। ठीक है। जितनी ज्यादा आप एक बात को अपने सर्कल में डिस्कस करते हो उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, और याद भी रहता है लंबे समय तक। सपोज करो किसी ने कोई ऐसी चलते फिरते बात बोल दी, आपका ध्यान नहीं गया उस पर, तो आप सोचते ही रहोगे भाई क्या बोला था उसने फिरते, जब हम ऐसे चल फिर रहे थे ध्यान। लेकिन जब आप पूरा कंसेंट्रेशन के साथ उसको एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीन बार, पांच बार, तो वो आपके अच्छे से रट जाएगी। तो जब आप आपस में बातें भी किया करो ना, तो भाई अच्छे से फ्रेंड्स के साथ रहते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा ना जो चैप्टर चल रहा होता है किसी भी सब्जेक्ट का, मैं सिर्फ बायो को ही नहीं कह रही हूँ, उसको थोड़ा सा डिस्कस किया करो, क्योंकि डिस्कशन वाली चीजें याद रहती। टाइम बहुत कम है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब डाइवर्सिटी कर ली, स्पीशीज वाली डाइवर्सिटी कर ली, अब आ जाते हैं हम इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल करा था। हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा है, जेनेटिक डायवर्सिटी पढ़ा है, स्पीशीज डायवर्सिटी पढ़ा है। अब हम इकोलॉजिकल डायवर्सिटी पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा है, जेनेटिक और स्पीशीज डायवर्सिटी में जो भी हमारे आसपास अलग अलग के स्पीशीज यानी कि कैट हो गए, डॉग हो गए, बफेलो हो गए, कैटल्स में आ गए जो, या प्लांट स्पीशीज है या बर्ड की स्पीशीज में अलग अलग तरह के जो क्या होते हैं,
अलग अलग तरह के जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं या प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, वो हमने कहाँ पर बात की है, स्पीशीज डायवर्सिटी में। और अगर कोई बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं जीन के लेवल पर स्पीशीज की ही, वो किसमें हमने बात की है, जेनेटिक डायवर्सिटी में। अब इकोलॉजिकल डायवर्सिटी में हमने क्या बात करनी है, इकोसिस्टम की बात करनी है, की बात करनी है, इकोसिस्टम की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से वेरिएशंस देखेंगे, वेरिएशंस at the level of ecosystem। इसके ऊपर बात करेंगे भाई, अभी अभी हम बनकर आए हैं कि नहीं बना, पूरे इकोसिस्टम की बात हो रही थी, चाहे वो क्या हो, प्लांट वाली चीज हो, एनिमल वाली चीज हो, या फिर क्या हो, फंजाई वंजाई हो, ठीक है, या किसकी बात हो, बैक्टीरिया की बात हो। भले ही वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो हमने बनाए थे उससे कुछ चीजें क्या नहीं हुई, केस नहीं हुई, जिसकी वजह से वो भी क्या हो गई, फेल हो गए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गए नहीं। देखिए भाई एग्जिस्ट तो करती है ना चीजें, कुछ बैक्टीरिया खाने वाले होते हैं, हम ह्यूमन खा नहीं रहे होते हैं, लेकिन उसका पूरे इकोसिस्टम में नहीं था। तो यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, पूरे इकोसिस्टम की। अब बड़े सारे संज्ञान होंगे बुक में, जैसे भाई आप क्या कहते हैं बाहर छतों पे जा रहे हैं, सारे जहाँ हम बैठे हैं सारे नहीं जाते हैं। कहने की बात यह है कि बहुत सारे डिफरेंट शब्द होंगे, फॉरेस्ट होंगे तो सारे आ जाएंगे यहाँ पर, कुछ कोस्टल एरियाज होंगे सारे आ जाएंगे यहाँ, कोस्टल रीजन, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, कुछ फ्लैट भी हो सकते हैं ना। फिर अलग अलग क्या होते हैं भाई, फॉरेस्ट भी तो होते हैं ना अलग अलग, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पर, सारे सब जगह स्पीशीज पाई जा रही है, वेटलैंड्स बहुत सारी आ जाएंगी, एस्चुरीज वगैरह सारे आ जाएंगे, काफी ना भाई ये चीज़ मैंने साथ में
हमने इंडियन है ना, इस हर चीज में ज्यादा वैरायटी रखते हैं। जैसे ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। भाई हम इंडियंस हैं। नहीं, इंडियंस नहीं हूँ और क्या हूँ? कौन है पाकिस्तान का? जो पाकिस्तान को मान रहा है ना भाई, अपना होम कंट्री वही चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? है तो नहीं कोई ऐसा। इंडिया के ही हो ना सारे। ठप्पा लगा हुआ है ना इंडिया का। डोमिसाइल में आपके आपके डोमिसाइल में ठप्पा नहीं लगा हुआ होता। डोमिसाइल क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र। सबका नहीं बना हुआ वो। निवास प्रमाण पत्र। तो ठप्पा लगा हुआ है ना, उसकी स्टैंप लगी हुई है ना, आप यही गई हो। तो मुझे ये बताओ कि इंडिया की अगर हम बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, कल्चर की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, इब्रा, चाहे हम किसकी बात करें, अपनी कॉम्प्लेक्शन की बात करें, रंग की बात करें, किसी किसी का बहुत गोरा होता है, किसी किसी का सांवला होता है, सांवले वाले जबकि ज्यादा होता है, किसी किसी का थोड़ा सा डार्कर होगा, और किसी किसी का बहुत ज्यादा डार्कर होगा। ठीक है। वो एक अलग बात है, सोसाइटी में गोरे वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। गोरे वालों को तो ये सोचते हैं बस ये तो पता नहीं कौन से प्राणी है अलग से। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दो आंखें उनके पास, दो ही आंखें हमारे पास है भाई। लेकिन हर कोई क्या सोचता है, हम गोरे हो जाए। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्शन की भी अगर हम बात करें, वो इंडिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं, काले पीले गोरे। ठीक है। मिलते हैं कि नहीं? ऐसे ही हम अगर इंडियंस की स्पीशीज की बात करें, तो स्पीशीज को लेकर भी सबसे ज्यादा स्पीशीज यहीं पर देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की। तो इंडियंस के पास क्या है, बहुत सारी स्पीशीज है। भाई बोर तो नहीं हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? से लिख रही हूँ मैं। इम्पोर्टेंट है वही चीज। पूरे अर्थ पर और पूरे इंडिया में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट? हम्म। हम देखना कितने यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आएंगे। हम यहाँ पर काफी सारे पॉइंट लिखे हैं जो हमारे को। आप देखो पहला पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, IUCN। ये IUCN क्या है बताओ जरा, बेसिक फॉर्म आ सकता है इसका या नहीं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। वो कर रहे हो ना, फुल फॉर्म को पूरा अच्छे से चैप्टर वाइज, और फिर बाद में एक चार्ट पेपर पे लिख देना सारी। पहले पिन पेपर पे लिखते जाओ और चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज, फिर उसको किस पे कर देना, चार्ट पेपर पे कर देना, या सारे सारे वॉल पे चिपका देना।
ठीक है। ये जो IUCN वाले हैं इन्होंने कुछ चीजें बताई। कब बताई थी? 2004। क्या क्या बताई थी? कितनी स्पीशीज है टोटल? मोर देन 1.5 मिलियन बताई। क्या बताई थी? 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख। कितनी? 15 लाख। ठीक है कि इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है। हाँ। अब साइंटिस्ट ने क्या बताया कि गलत बताया है इन्होंने, इतनी स्पीशीज नहीं प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उन्होंने अलग चीजें बताई। तो अकॉर्डिंग टू हम कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट की बात नहीं करेंगे, सभी साइंटिस्ट की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग ऑल साइंटिस्ट उन्होंने कितनी बताई भाई? उन्होंने कितनी बताई? नहीं, 50 लाख में 50 नहीं, 20 मिलियन बताएंगे। है 20 से 25 तक कौन कह रहा था 20 से 4? मैं खूब पढ़ रही थी। तुम्हारी तुम्हारी सब किया गया। जो अभी वाली बुक है उसमें 25 है ना? भाई मेरी बात सुनो। एनसीईआरटी ने बहुत जगह पर ये कंफ्यूजन क्रिएट की। कहीं पर तो कुछ दिया हुआ है, कहीं पर कुछ दिया है। पहली बात, अगर आपको जैसे बीटी कॉटन वाला टॉपिक था ना, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, 2-3 बार अलग अलग चैप्टर में रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहली बात सुनो, ये गर्ल्स सुनो भाई। पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर किसी चैप्टर में ये नंबर्स का खेल कर रखा है ना इन्होंने, कि किसी चैप्टर में कुछ क्या दिया हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि वो पर्टिकुलर टॉपिक 2 या 3 बारी क्या हो रहा है, अलग अलग चैप्टर्स में रिपीट हो रहा है और नंबर की बात हो रही है, तो सबसे पहले चैप्टर देखना है। तो जिस चैप्टर में आपने 2 नंबर पढ़ा हुआ होगा ना, पर याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दूसरी बात आ गई है। एक बात बात तो हो गई, दूसरी बात क्या आ गई है यहाँ पर, कि हिंदी वाली बुक में 20 से क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, या फिर 20 से 25 दिया हुआ है। इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी में क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखी है टर्म्स। तो आप क्या करेंगे, इसको 20 से 25 मिलियन रखो। क्यों रख रहे हैं हम 20 से 25 मिलियन? 25 वाला 25 में तो आ ही रहा है, 50 में भी तो आ रहा है 25 ही। इस तरह रखो, रखेंगे ये वाली चीज फिर। ठीक है, हिंदी वाली बुक में अलग दे रखी है ये टर्म, और इंग्लिश वाली बुक में अलग दे रखी है। ठीक है, आगे बात समझ में भाई? तो बच्चे कंफ्यूज है। एक बुक में 50 लिखा हुआ है, 20 के बाद एक बुक में 25 लिखा हुआ है, तो 25 वाला करेंगे। बाकी आप ऑप्शंस देखेंगे फिर। सुनो भाई, फिर आप क्या देखोगे, ऑप्शंस देखोगे। ऑप्शंस में अगर 20 से क्या लिखा हुआ है, 25 अगर एक ही लिखा हुआ है, 50 नहीं लिखा हुआ है, तो 25 ही करोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 25 की जगह क्या लिख दिया, 50 लिख दिया, तो फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट करोगे। और 3 तो उन्होंने गड़बड़ी करके दे ही रखे होंगे। इंग्लिश वाली बुक को सही मानते हैं। इंग्लिश वाले में क्या है, 50। लेकिन बहुत सारी चीजें हिंदी वाली बुक में सही दी हुई होती हैं। तो ये कंफ्यूजन सा रहता है दोनों उसमें। जो भी ऑप्शन आएगा वही कर देना। और अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो आप कौन सा करोगे, 4 का करोगे। ये ऑप्शन का तो मसला होता है ना, क्या ऑप्शन
वजह से भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, टेढ़ा बन जाता है। तो ये वाले इस चैप्टर में ना बहुत सारे पहले करना बहुत चैप्टर कौन से फिर चैप्टर में क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ फिर रॉबर्ट ने, देखो भाई, एक साहब थे अकेले, एक रॉबर्ट ने, ये क्या थे, बायोलॉजिस्ट। कौन थे ये, बायोलॉजिस्ट थे ये। देखो मे से याद रखना, इन्होंने भी मिलियन में कहा है, ये किसने कहा है, ये मिलियन में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, मिलियन में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, काउंट कर लो, 7 मिलियन याद रख। इन्होंने क्या दिया था, 7 मिलियन स्पीशीज दिया था कि भाई पूरा उसमें 7 मिलियन स्पीशीज। में एम आ रहा है, यानी कि अब देखो पहले भी मिलियन मिलियन की बात होगी, अब भी मिलियन की बात होगी, कोई नई बात नहीं बदली। हाँ, तो मिलियन के अल्फाबेट्स कितने हैं, और कोई ट्रिक बैठ नहीं रही है, और कोई ट्रिक नहीं बैठ रही है, एक और ट्रिक है, 10 मानते हैं ना, 10 सबसे पहले सोच, पहले तो जब ये आता है तो ये पूरा अच्छा सा पेपर कब है आपका, 3 मई को। मई में भी कितना अल्फाबेट्स आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 10 में से 3 को माइनस कर दो, 7 याद रहेगा। रहते हैं बाकी चीजों और कैसे होता है, वो भी ठीक है। मिलियन में कितने अल्फाबेट्स, क्या कहा है, ये सिर्फ अभी तक पूरे जो 100% की चीज है, इन्होंने ये बात तो कही कही है, इन्होंने क्या भी कहा है कि पूरे के पूरे अर्थ पर जितनी स्पीशीज प्रेजेंट है उनको हम 100% मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 100%। उस 100% में से ओनली 20% ही अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं, बाकी जितनी रिमेनिंग है ना अभी भी डिस्कवर करना बाकी, यानी कि साइंटिस्ट लोगों पर अभी बहुत काम है। और दुनिया में यानी कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो रहा है, डे बाय डे साइंटिस्ट की तादाद, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये वैसे ही लगता है कि भाई कॉलेज वाला चैप्टर है ये, या फिर को कॉलेज वाली यूनिट है, रियलिटी में भी इस चीज को देखें तो भाई बड़ा महत्व है इसका, बहुत ज्यादा। तो जरूरी नहीं है अगर आप किसी एनिमल वाली फील्ड में जाओगे या फिर डॉक्टर वाली फील्ड में ही, वैसे तो भाई सभी टीचर्स की दुआ होती है कि सब बच्चे एमबीबीएस करें, लेकिन प्लान्स बनाने होते हैं ना, तो जो भी प्लान्स आप बनाएंगे उसमें भाई ये फॉरेस्ट वाला, ये वाइल्ड लाइफ वाली जो चीजें हैं ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़े स्कोप है इनका। तो आप औरों को भी बता सकते हैं। हो गया ये, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं भाई, स्टेटमेंट लिखूंगी, कोई नहीं लिख रहा ना आप में से, सब बातें कर रहे हैं, जिससे बातें करनी है वो बाहर चले जाओ, बहुत बड़ा ग्राउंड है आपके पास, फिर क्रिकेट कर लीजिए बस। 7.5 मिलियन, मैं क्या भी लिख सकती थी, 20 से 25 मिलियन वाली चीज भी लिख सकती थी, 7 मिलियन वाली भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने 1.5 मिलियन ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये टर्म किसने दी है, आईयूसीएन वालों ने दी है, किसने दी है, और अभी रिसेंटली में ही दी है, यानी कि 2004 में दी है कि नहीं दी है। तो हम इसके बेसिस पर एक और क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ये नंबर वाली स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। तो आउट ऑफ 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड, कौन सा पॉइंट है ये, फोर्थ है ना, dash percentage of animals are identified
ओनली डैश परसेंटेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में क्या आ जाएगा भाई, बताना जरा। सारी कैटेगरी आ जाएगी प्लांट्स की, और कौन सी, एनिमल्स के लिए इतना इज नॉट पॉसिबल है, वो तो आपको पता ही है, पॉरीफेरा से कहाँ तक, कॉर्डेट्स। यहाँ बताओ। पहले तो पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बताओ यहाँ पर 70% ही क्या हुए हैं, एनिमल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, और ये कितने हुए हैं, 22% है। वो अंडरस्टूड है, मोर देन वाला किस्सा हर जगह रहेगा यहाँ पर, लेस देन कहीं नहीं रहेगा, मोर देन ही रहेगा। कहाँ पे, हाँ लेस देन नहीं होगा इस वाले चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में रहेगी, लेकिन वो एग्जैक्ट जो नंबर दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी की बुक में, वो आपको याद करना है, तो वही लिख रही हूँ मैं भी। लेकिन अभी जैसे जैसे बता रहे हो ना आप, तो ऐसे ऐसे बताते हुए चलना बस। वही मोर देन इसी पीछे फिर पॉइंट्स से, मोर देन क्यों लिख रहे हैं, मोर देन हम लिखते हैं, पहले छपी हुई है, डिस्कवरी दिन पे दिन होती जा रही है, डिस्कवरी दिन पे दिन होती जा रही है, बुक्स पहले से छपी हुई है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर चीज निकाल कर तब लिखते हैं किसी चीज में मोर देन, डिस्कवरीज होती जा रही है, आगे भी बहुत कुछ है, यहीं से ही हमें आइडिया मिल गया है, जैसे कि 30% एनिमल्स अलग अलग स्पीशीज के आइडेंटिफाई होना बात, और कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त भी होते जा रहे हैं, है ना, जैसे डोडो बर्ड हमारी, ये थोड़े ना कम है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, सबसे क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये इससे भी आ सकता है, अब जो लिखने जा रही हूँ इससे भी आ सकता है, among animals, among animals, पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, पूरी किसकी बात करेंगे, तो अभी बोलो भाई बस, चुप हो जाओ बस, मैंने क्या है नाम तुम्हारा, ये हिल गया ये, भाई पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, किसकी, वो वर्गीकरण वाला जो चैप्टर था, ठीक है, मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा अबेंडेंस में, यानी कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सी चीज प्रेजेंट है, रटी रटाई बात ना बोलो मुझे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसके हिसाब से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें कौन सी प्रेजेंट है, वेरी गुड, बैक्टीरिया, रटी रटाई बात नहीं बोलनी चाहिए, तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
अगर उन्होंने वो क्वेश्चन कुछ और पूछा हो और ऑप्शन में इंसेक्ट दे दिया होता है, बस चेक कर लिया हो गया है, लार्जेस्ट चीज इंसेक्ट पड़ेगी। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है पूरे एनिमल किंगडम में, कौन सी चीज प्रेजेंट है? क्या? तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और अभी अभी आपने बताया कि एनिमल्स में कौन है भाई सबसे ज्यादा? इंसेक्ट्स है क्या? लार्जेस्ट। इंसेक्ट्स हैं क्या आपके? लार्जेस्ट। मच्छर कोई ले लो, रोज क्या आते हैं दुनिया में, आते हैं रोज दुनिया से चले जाते हैं, कहीं भी मार देंगे मच्छरों को, बट एक अकेले मच्छर को मार कौन सा आदमी है? पता नहीं, पता तो है ना। फिर अगर हम इसकी बात करें, अगर हम देखो भाई अगेन 10 की बात करें, किसकी बात करें? 10 इनका फेवरेट सा नंबर है। अगर हम 10 एनिमल्स की बात करें कि 10 एनिमल्स को देख लो, तो उनमें से हाँ उसमें 7 आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे। 7 क्या मिलेंगे? इंसेक्ट्स। 7 आपको क्या मिलेंगे उसमें से? इंसेक्ट्स मिलेंगे। 5 पॉइंट हो गए जहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हुए हैं। अब आपकी बुक में पर्टिकुलर स्पीशीज की पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीशीज लिखे हुआ है ना? भाई मेरे तो याद नहीं है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? चार सुन लो बस अब। कैसे लिखे हैं ये हमने? डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिशेज, फंजाई, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। एफ, FARM। एफ फॉर, एफ से कुछ भी ले लो भाई। हाँ बढ़िया था, बच्चे भी सीख गए। ठीक है। एफ फार्म से आता है भाई ये स्पीशीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये नंबर थोड़ा सा याद करना, ये थोड़ा सा ट्रिक, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये कर लेना लर्न, कैसे भी करो आप कर लेना। 72,000 फिर 28,000, देखो काफी गैप है तो सब में ना क्या है, बहुत गैप। 4,780, 7,150 और 4,650 मैमल। अब ये देखो सबसे छोटी चीज इनमें क्या है? फंजाई है। सबसे छोटी चीज क्या है? फंजाई सबसे ज्यादा है। जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे
उनमें ज्यादा वैरायटीज होगी। उनमें क्या होगा? बर्ड्स वाला उसमें लिखा हुआ नहीं है, बर्ड्स की हम अलग से बात करेंगे। बर्ड्स की हम अलग अलग रीजन में अलग से बात करेंगे, इसलिए बर्ड्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं। ठीक है। पीवाईक्यूज भी है इनमें से कुछ, और जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पूरे जो ये पॉइंट चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट। बर्ड्स की हम अलग से बात करेंगे। बर्ड्स की हम किसकी बात करेंगे भाई? अलग से बात करेंगे बात। तो पहले कौन सा क्वेश्चन है? वो जो कि हमने इससे देखा है भाई, फंजाई की स्पीशीज क्या है? फंजाई की स्पीशीज सबसे ज्यादा है, तो देखो एफ सी तो फंजाई है, एफ सी फिशेज है। ठीक है। एफ सी क्या है? फंजाई है। एफ सी क्या है? फिशेज है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, फंजाई क्या है? ज्यादा है। किससे? फिशेज से। खाली फिशेज से ज्यादा है? नहीं भाई, सबसे ज्यादा है। और तो मैंने एफ एफ की बात बताई है, वो तो सिर्फ मैंने किसकी बात बताई है? एफ एफ की। तो ये एक तरीके से ये क्यों लिखवाई गई है सारी स्पीशीज के नाम, ये नंबर अच्छे से, ताकि ये वाली स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी में ये सारी स्पीशीज के नंबर क्यों लिखे हुए हैं? ताकि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाए, कंपेयर वो हो जाए, लॉजिकल बैठ जाए और याद हो जाए। फंजाई की स्पीशीज मोर देन होंगी किससे? फिशेज से भी, एम्फीबियन से भी, रेप्टाइल से भी, और मैमल। ठीक है। इसके भी मैं क्या करूंगी, नोट्स भेज दूंगी तो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अभी तो उसके भेज दूंगी ना, कल भेज दूंगी मैं इसके लिए। तो आपको हर एक लाइन अच्छे से पूरा अच्छे से याद रखनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। रखने के साथ साथ लॉजिकली भी याद रखनी है। काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। आज देखो अब लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल आपका सिलेबस का, तो लास्ट टाइम चल ही रहा है, देखा जाए तो एग्जाम पर्पज से भी लास्ट टाइम चल रहा है। तो चीजें अब ज्यादा भरी नहीं चुकी। शुरुआत जब हमने की थी तब कम थी, तो चीजें बिल्कुल अच्छे से याद थी कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था, कंपेयर करना है और कौन से चैप्टर से पूछी गई है। ठीक है। पता नहीं कौन बच्चा था, तो उसने जब ऐसे एसडीएम में चल रही थी ना क्लासेस, शुरू शुरू में बिल्कुल, जब कितने बच्चे थे, 80-90 बच्चे थे जब, है ना, तो तब मेरे से एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था, सेल वाला। किसी सेल का मेजरमेंट लिखा हुआ था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अलग लिखा हुआ था, और सेल वाले चैप्टर में अलग लिखा हुआ था। किसने पूछा था वो? कब से नहीं आ रहे थे? अच्छा। तो देखो वो वही बात है। क्या बात है? वो मेरे याद है इसलिए क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना आपके सब क्लियर हो जाएगा। और फिर उसने कुछ नेगेटिव फीडबैक दिया था शायद मेरे लिए। ठीक हो, पता चला था मुझे। हाँ। इस चैप्टर में आपको दो मेजरमेंट पड़ जाएंगे। जरा 3 डायग्राम्स बना दूं मैं।
मेरे साथ साथ सब बनाएंगे, चाहे किसी के पहले बताऊंगा या नहीं। जितना मैंने बनाया पहले उतना बताएंगे। लो इतना बनाओ पहले। एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम, बस उसी को ही समझेंगे हम। कभी भी आपने 12th क्लास में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो मैं अच्छे से मैं करा दूंगी अभी। ठीक है, आप भी कहोगे मैम उसकी तारीफ खुद ही करती रहती, बार बार आए जैसे बंद कर रहा है पानी। ठीक है। है? ये बना लो, थोड़ा रह गया है। देखो भैया सबसे ज्यादा देखो, ये यहाँ पर बात किसकी होगी, वर्टिब्रेट्स की इनवर्टिब्रेट्स की। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स से कौन आता है, सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स वाले या कोऑर्डिनेट्स वाले, नॉन कोऑर्डिनेट्स वाले। एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर एक तरीके से। नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या थे, कॉनिफेरस है, हेमी कोऑर्डिनेट है ना, साइनोडर्मेटा हेमी कोऑर्डिनेट। तो उसमें कार्बस क्या थे भाई, इंसेक्ट्स। तो देखो इतना ज्यादा पूरा का पूरा पोर्शन इंसेक्ट्स का है। ध्यान से सुनेंगे आप, कोई भी बातचीत ना हो, कोई भी बातचीत ना हो, हंसी मजाक सब साइड में रहे। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये तो सपोज करो फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ क्या आएगा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन था, मोलस्का, मोलस्का आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, एक और सेक्शन बना दो, क्रस्टेशियंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, क्रस्टेशियंस कौन होते हैं, क्रस्टेशियंस कौन होते हैं, वो तो आर्थ्रोपोडा टाइप ही है, लेकिन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा बोलते हैं हमें।
क्या बोलते हैं इनको हम? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है भाई? इंसेक्ट, यानी कि पानी में रहने वाले इंसेक्ट टाइप कुछ जो भी एनिमल्स में होंगे वो होंगे क्रस्टेशियंस। क्या होंगे? क्रस्टेशियन। अब यहाँ पर क्या बचे? अदर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अदर्स में इन सब कैटेगरीज को हटाकर जो भी पूरे के पूरे नॉन कोऑर्डिनेट्स में है वो सारे अदर्स में आ जाओ। क्लियर है? ये पूरा इनवर्टिब्रेट्स है, पूरा कंप्लीट हो गया ये। आगे बनाना एक पाई चार्ट, इसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। एक बनाना आ गया भाई, सेकंड पर चलता है। किस पर चलता है? सेकंड पर। ये वाला कौन सा है? वर्टिब्रेट्स। अभी वर्टिब्रेट्स में हमने क्या पढ़ा है भाई? पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बी भी ऐड कर लोगे। बी से क्या थे? बर्ड्स। कैसे करोगे? अच्छा, एफ फार्म में से एफ को तो हटा दो, फंजाई वो तो अलग कैटेगरी हो गई। फार्म रहने दो बस। क्या रहने दो? फार्म। अब फार्म में से ही बताओ मुझे, एफ से क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है एफ, तो सबसे ज्यादा भी कौन है? इधर ना इनको देख लो पाई चार्ट्स को, इनसे क्वेश्चन आता है तो ही तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। यहाँ देखो, सीधे बैठ कर, बिल्कुल सीधे बैठो बिल्कुल। देखो फार्म पढ़ा था अभी हमने, एफ फार्म, तो एफ से तो फंजाई था, फंजाई को कर दो बाहर। वो तो वर्टिब्रेट्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट देख रहे हैं। अब इस फार्म में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एफ। और वैसे भी हमने क्या पढ़ा था? डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ा था, तो एफ तो सबसे ज्यादा हो गई। दैट मींस फिशेस का क्या है? 50% इधर है, 50% फिशेस। क्या है? अब क्या आ जाएंगे यहाँ पर? बर्ड्स आ जाएगा। फार्म में क्या आ जाएगा? बर्ड्स आ जाएगा। तो मैमल्स से पहले आपको क्या रखना है? बर्ड्स रखना है। मैमल्स से पहले आपको क्या रखना है? बर्ड्स रखना है। अब ये देखो, ये भले ही देखने में कम ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये चारों के चारों पोर्शन क्या है? इक्वल। इक्वल है चारों पोर्शन। कोई बोला था कुछ? अरे मैं वही ना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सुनो। वही तो समझा रही हूँ, सुनो। ये तो 50% हो गया, इसको तो अलग डालो। ये तो बाकी बचेगा, बचा हुआ क्या है? 50% है, उसके बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी। दैट मीन्स क्या हो गया? 25-25%। अब उस 25-25% को भी हमने क्या कर दिया? हाफ हाफ कर दिया इस वाली लाइन से। तो आप कुछ भी लिखो एक ही बात, एम्फीबियंस लिखो और रेप्टाइल्स लिखो पहले एक ही बात। तो देखने में भले ही चाहे रेप्टाइल्स वाला कम लग रहा है, बर्ड्स वाला ज्यादा पोर्शन लग रहा है, लेकिन इक्वल से ही है। क्या है? अब लास्ट देखो, लास्ट आएगी। अब तक तो बात किसकी चल रही थी? एनिमल्स की। वर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की। बचे क्या? बेचारे प्लांट्स, उनको कैसे भूल सकते हैं? तो मत भूलो भाई, लिख दो प्लांट। आप तक इस तरह तो नहीं पढ़े होंगे भाई इन पाई चार्ट्स को। अब देखो यहाँ पर फंजाई था सबसे ज्यादा। एफ फार्म में फंजाई था सबसे ज्यादा, कितना था? 72,000। तो ये देखो, ये वाला और ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा है, तो प्लांट स्पीशीज का जो फंजाई पार्ट होगा वो सब यहाँ आ जाएगा। जबकि जबकि बताओ, प्लांट स्पीशीज में हम फंजाई को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इसमें ही पढ़ेंगे, क्योंकि फंजाई क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। क्या है फंजाई? कनेक्टिंग लिंक। अच्छा, ये दूसरा पोर्शन ये वाला भी तो ज्यादा है। दुनिया भर में आपको सबसे ज्यादा फूल वाले पौधे देखने को मिलते हैं, है ना? एंजियोस्पर्म्स आ जाएगी। यानी कि एक तो वो कैटेगरी आ गई जो प्लांट से रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है। और एक प्लांट की सबसे लास्ट वाली जो कैटेगरी है, एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो यहाँ पर आ गई। हो गए। अब यहाँ पर ए एल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ए और एल, और ऊपर याद रखेंगे एम और एल। ए एल
एम है। ए से क्या हो जाएगा? एल्गी। एल से क्या हो जाएगा? लाइकेंस। एम से क्या हो जाएगा? मोसेस। एफ से क्या हो जाएगा? फॉन्ट्स। बता दो, याद हो गए? बढ़िया थे। कर लो। पूरे पूरे लिखे। वो क्वेश्चन की वैसे मैं बता दूंगी। इससे क्या आएगा भाई? विच इज लार्जेस्ट, तो इंसेक्ट। इससे क्या आएगा? विच इज लार्जेस्ट, तो फिशेस। इससे क्या आएगा? कौन सा ज्यादा है? विच इज लार्जेस्ट, फंजाई और एंजियोस्पर्म दोनों ही लार्जेस्ट है। ठीक है। जैसे जैसे बनाया ना, तो कॉपी में बस वैसे शुरुआत करना बनाने। एक पैनल लेकर बैठ जाना अपनी बहन। बोल के आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो बस चुप हो जाओ। क्वेश्चन है अब कि एनिमल्स क्यों ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं अगर हम कंपेयर करें प्लांट्स। Why animals show more diversification as compared to plants? सबसे पहली बात ये होती है। नर्वस सिस्टम। हाँ, वेरी गुड। दूसरा है मोटिलिटी एंड को हम बोल सकते हैं मोबिलिटी। देखो, मोबिलिटी भी वर्ड होता है, मोटाइल भी होता है। दोनों का ही मतलब किससे है? मूवमेंट से। यानी कि एनिमल्स क्या हो सकते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आराम से क्या हो सकते हैं भाई? आ जा सकते हैं। अब मोबिलिटी भी वो क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, जो शिकारी वाले क्या होंगे? एनिमल्स होंगे, वो तो अपना शिकार ढूंढेंगे ना। दैट मीन्स उनका ये क्या है? फूड है। क्या है उनका ये? फूड है भाई। तो हम प्रे के साथ साथ क्लिक करते हैं। कहने की बात क्या है यहाँ पर? चुप हो जाओ बस। बहुत बोलते हो तुम लोग। मैं बोलती हूँ बहुत। तो ठीक है। देखो, मोबिलिटी भी क्या है कि ये अपना खाना ढूंढते हैं, चाहे वो खाना कैसा भी है। चाहे शिकार करके ढूंढे या नॉर्मली खाना ढूंढे। ठीक है, दूसरी चीज, मेट क्या होता है? वो मैट होता है। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैट होता है वो। मैट मतलब कारपेट, वो जो हम बिछाते हैं फर्श वगैरह में।
मेट क्या होता है? पार्टनर। क्या होता है? हाँ, मेट क्या होता है? पार्टनर। मेड नहीं कह रही हूँ मैं, नौकरानी या फिर नौकर नहीं कह रही हूँ, मेट। ये जो मेट होता है दुनिया में भाई, अगर मेट ना हो तो सारे अधूरे हैं। वो भले ही एक बात है, किसी को नहीं पसंद, किसी को बहुत ज्यादा पसंद, ठीक है, अलग बात है ना वो तो। अब भाई एक ना एक टाइम पर, सुनो, हर किसी को अपना मेट चाहिए होता है, यानी कि अपना पार्टनर चाहिए होता है, लाइफ पार्टनर। हाँ, हाय कर लो भारत इसकी सिस्टर। तो भाई देखो यहाँ पर, यहाँ मेड ही हमने क्यों लिखा है? अपने इंटरेस्ट की वजह से क्यों लिखा है? स्पीशीज ही कॉन्टिन्यूटी जो है स्पीशीज की, वही इस चीज की वजह से है। अगर हर स्पीशीज अपना मेट नहीं ढूंढेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज, अभी तो फोकस कर लो पढ़ाई पर। ये जितनी खुशी हो रही है ना मेट का नाम सुन के, लाइफ पार्टनर का नाम सुन के, इतने खुश मत होइए। जिसके भी दिल में खुशी हो रही होगी वो इतना खुश मत होइए। जिंदगी में कभी ना कभी तो भाई शादी होगी आपकी, सबकी, मेरी भी होगी, है ना। फालतू बात नहीं करेंगे तो देखो, आप एक जगह पर पहले मैं ओवरऑल भी समझा रही हूँ आपको, मुझे पता है कि ये वाली एज ऐसी होती है, ठीक है, इसमें आप भटक जाते हैं। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रही, मैं एक ओवरऑल बात कह रही हूँ, कभी आप बुरा मान जाए कि मैं पे क्या क्या बातें बोलती हूँ। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि कभी ना कभी वो फोन वगैरह पर लगे रहते हैं। मैं आपको ही बोल रही हूँ, मैं आपकी एज वालों को सबको ही बोल रही हूँ। वो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन आप ना दें, मैं सिर्फ आपको मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ, ये टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आलतू फालतू चीजों में मत खराब करिए, इसको कोई काम नहीं आएगा। सबको एक ना एक दिन छोड़कर सबको कोई ना कोई चला जाएगा, सिर्फ काम कौन आएगा? आपकी पढ़ाई, आपकी हेल्थ, आपके पेरेंट्स और फैमिली, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर इन सबको भी क्या रख देंगे, हम साइड में रख देंगे, सिर्फ अपना फोकस करेंगे किस पर? पढ़ाई पर, ठीक है। कुछ बनने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना, कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ बनने के लिए। देखो आप जब छोटे होंगे आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, नीट का एग्जाम देंगे, लेकिन कर रहे हो ना। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है उसके गोल्स चेंज होते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिल जाती है, चाहे किसी को पहले मिल रही है या बाद में जाकर मिल रही है। लेकिन कोई भी इधर उधर नहीं भटकेगा। आजकल फोन पर भी बहुत सारी चीजें आती हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने में, कि यहाँ से पेपर आएगा, यहाँ से ये वाला पेपर आएगा, यहाँ से ये वाला पेपर आएगा, भाई इतना आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है फोन पर भी। फोकस करना है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर और नोट्स पर, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पर आ जाता है, टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। व्हाट इज प्रीडेटर? प्रीडेटर कौन होते हैं? शिकारी, जो शिकार करते हैं, ठीक है। किसका शिकार करते हैं? छोटे छोटे जानवरों का। जैसे ह्यूमन किसका करता है? गॉड, कैटल, फिशेस। फिशेस का शिकार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखो, अब देखो बहुत सारे एनिमल्स में ये बात होती है कि वो प्रीडेटर्स से छुप जाते हैं। उनमें ये सलाहियत पहले से ही होती है, कुदरती होती है, नेचर की तरफ से ही होती है कि वो छुप जाते हैं। जैसे बताओ कैसे? एक तो वो है कैमिलियन, गिरगिट, रंग बदल लेता है, तो वो अपने शिकार से ही तो छुप रहा है ना। दूसरा जेब्रा है, जीब्रा बोलते हैं वैसे जेब्रा को, जीब्रा, ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस है, जेब्रा बोलना है लेकिन जीब्रा बोलता है। अच्छी, आप जेब्रा ही ले लो बस, ठीक है। तो उसमें वो जो ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स हैं, वो भी क्या है, एक तरीके से प्रीडेटर से बचने की ही वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई व्हाइट वॉल होगी उसके आगे वो खड़ा हो जाएगा। भाई सबसे ज्यादा जो बड़ा जानवर है जो जानवरों को खाता है वो कौन है?
अब देखो, सेकंड वाला क्या होगा, नर्वस सिस्टम। सभी के पास नर्वस सिस्टम है। चुप हो जाओगे सब। सभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कौन करते हैं, हम लोग। तो प्लांट्स के पास तो नर्वस सिस्टम नहीं है, या है? ये क्या काम करता है, हेल्प्स टू रेगुलेट। हेल्प्स टू रेगुलेट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन भी कैसी, जो चेंज होती रहती है। जैसे कि सर्दियों से गर्मियां, गर्मियों से बरसात, बरसात से फिर से क्या हो जाएंगी, सर्दी। तो देखो, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, तो ह्यूमन को समझ में आएगा कि भाई किस मौसम में कैसे रहना है। ऐसे ही कुछ जानवरों को भी पता होगा, इसीलिए वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं। तो माइग्रेशन में भी तो वो चल कर ही जा रहा है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। टॉम एंड जेरी देखा है सबने। वो येलो वाली डक आ जाती है ना जेरी के पास, तो वो माइग्रेशन करके ही तो आती है, क्योंकि उसके जहां पर वो रहती है, जो उसका हैबिटेट होता है, घर होता है, उस एरिया में ज्यादा ठंड होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो जेरी के पास आने आकर रहने लग जाती है कुछ समय के लिए। तो टॉम एंड जेरी के जितने भी क्या है एपिसोड्स हैं, उनमें कुछ में ही प्रेजेंट होगी वो येलो वाली डक। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन बस यही तक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाई इंसेक्ट्स डोमिनेट अमंग एनिमल किंगडम। ये सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं, जो भी हमने पाई चार्ट किए हैं, ये हो गया। हम्म। और कैसा होता है उनका स्केलेटन? व्हाई इंसेक्ट्स डोमिनेट। इंसेक्ट्स को हम डोमिनेट क्यों मानते हैं, पूरे पूरे एनिमल किंगडम में डोमिनेट तो समझते हैं ना, प्रभावी।
क्यों मानना है प्रभावी हम पूरे एनिमल किंगडम में से सिर्फ इंसेक्ट्स को ही? क्योंकि वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। हाँ? नहीं नहीं, क्योंकि उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनियस यानी कि काइटिन मटेरियल का बना होता है, जो कि बहुत ज्यादा थिक होता है, जो प्रोटेक्ट करके रखता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से और हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन से। हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या क्या आ जाएंगी चीजें? बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी में कितने इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं भाई? सबसे ज्यादा इंसेक्ट में मच्छर ही ले लो, हर टाइप का मच्छर ही क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी में हो गए insects हो गए। ज्यादा सर्दी, सर्दी में बिल्कुल खत्म हो गए थे सारे इंसेक्ट्स। नहीं भाई, खत्म कौन नहीं होते हैं। और अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मॉस्किटो खत्म नहीं होते हैं। अगर हम खाली मॉस्किटो की मच्छर की बात करें ना, तो सर्दियों में वो भी खत्म होंगे। ठीक है, फिर और इंसेक्ट्स की यानी कि हाउस फ्लाई हो गया, बहुत सारा हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, तो वो कैसे खत्म हो जाएंगे? नहीं। तो हर मौसम में हर के इंसेक्ट क्या होता है, इसीलिए लिखा हुआ है हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन।